नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी आपका जो पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, उसका टॉपिक ले रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला वीडियो आपने देखा ही था और इस दूसरे वीडियो के अंदर हम लेंगे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत करते हैं कि पिछले में हमने कारण देखे थे फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे और इसमें कुछ ऐसी प्रारंभिक घटनाएं जिसने फ्रांस को क्रांति की ओर बढ़ाया। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एस्टेट जनरल के चुनाव करवाने की बात हुई थी। ये एस्टेट जनरल क्या थी ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वें, उनके आदेश से 1789 के प्रारंभ में एस्टेट जनरल के तीनों सदनों के प्रतिनिधियों के सार्वजनिक चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में फ्रांस के लगभग 60 लाख लोगों ने मतदान किया था। एस्टेट जनरल के लिए चयनित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 1200 थी और उसमें से 300 सदस्य प्रथम एस्टेट यानी पादरी वर्ग के, 291 सदस्य द्वितीय एस्टेट यानी कुलीन तंत्र के और 610 सदस्य वो तृतीय एस्टेट यानी जन सामान्य वर्ग के थे। अभी तक की जो परंपरा थी उसके अनुसार क्या था कि तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि का जो वोट है वो एक एस्टेट का एक ही होता था। ऐसे नहीं कि 1200 सदस्य थे तो 1200 वोट होंगे, नहीं, 3 एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। तो हर एक एस्टेट का ही एक वोट था, यानी कुल मिलाकर 3 ही वोट थे और 3 वोटों में से जो 2 वोट एक तरफ हो जाते तो उसी प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ज़्यादातर साथ ही रहते थे, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार ही एस्टेट जनरल के अंदर कार्य संपन्न होता था। परंपरा के अनुसार चुनाव के दौरान फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी शिकायतों तथा उनको दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों की मांग के प्रतिवेदन तैयार किए और अपने प्रतिवेदनों को इन्होंने एस्टेट जनरल के उन सदस्यों को दिए। इन प्रतिवेदनों को काहिए कई बार ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनमें उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, अपनी शिकायतों को रखा और लगभग 50,000 काहिए या जो एक तरह से आप कह सकते हैं शिकायती पत्र हैं वो एस्टेट जनरल असेंबली के पास पहुंचे। 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसी दिन से यानी 5 मई 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रारंभ माना जाता है, जिस दिन से एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ। हालांकि एनसीईआरटी वगैरह और अदर्स बुक में इसको 14 जुलाई 1789 माना जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि 14 जुलाई को क्यों माना जाता है। तो लुई 16वें ने सभा को संबोधित करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में यह कहा कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारना है और इसके लेकर लुई है वो इसके माध्यम से धन की मांग कर रहे हैं। तो और इससे संबंधित कोई एजेंडा या इस तरह की कोई बड़े स्तर के ऊपर बात है वो नहीं की गई। सरकार ने एक तरह से कहीं कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। उसने कहा कि भी सरकार को पैसे चाहिए, इसलिए सभा का गठन किया गया। आप वित्त से संबंधित प्रावधान कर दीजिए ताकि सरकार चलाई जा सके। लुई का कहना था कि एस्टेट जनरल में मतदान परंपरागत तरीके यानी एक एस्टेट के लिए एक ही वोट होना चाहिए, लेकिन तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने इस पर बड़ी आपत्ति की और उन्होंने कहा कि एक सदन का एक वोट नहीं माना जाना चाहिए बल्कि एक व्यक्ति का एक वोट माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है तो तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी और संभव था कि उनकी बात को ही स्वीकार किया जाता। लेकिन व्यक्तिगत मतदान की यह प्रक्रिया प्रथम दोनों एस्टेट के प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं थी। एस्टेट जनरल के अधिवेशन के आरंभ होने से लगभग 5 सप्ताह तक अधिवेशन में मतदान के प्रश्न पर ही बहस चलती रही, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। यानी प्रथम और सेकंड एस्टेट के ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि एक एस्टेट का एक वोट होना चाहिए, जबकि तृतीय एस्टेट के व्यक्तियों का कहना था कि व्यक्तिगत यानी एक सदस्य का एक वोट होना चाहिए।
राष्ट्रीय महासभा की घोषणा, ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय महासभा की घोषणा। राष्ट्रीय महासभा की घोषणा के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 17 जून 1789 को राष्ट्रीय महासभा की घोषणा की गई, ये अंडरलाइंस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ये डेट्स है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बड़े ही महत्वपूर्ण है और आपके बहुत तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्रथम एस्टेट की हठधर्मिता ने से परेशान होकर 17 जून 1789 को तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने सदन को यानी थर्ड एस्टेट को राष्ट्रीय महासभा यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और अन्य दोनों एस्टेट के प्रतिनिधियों को भी इस राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित होने के लिए कहा। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि थर्ड एस्टेट द्वारा 17 जून 1789 को अपने आप को यानी थर्ड एस्टेट को फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जो 20 जून 1789 है। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? ये 20 जून 1789 को ली गई। ऐसा क्या हुआ अभी आपको बताते हैं। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय महासभा की जब घोषणा हुई तो इससे लुई है जो शासक लुई 16 बहुत नाराज हुआ। उस घोषणा के 3 दिन बाद 20 जून 1789 को जब थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि एस्टेट्स जनरल के सभा स्थल पर पहुंचे तो राजा के सैनिकों ने उसका रास्ता रोक दिया। राजा के इरादे स्पष्ट थे कि वह उन्हें सभा स्थल में प्रवेश नहीं देना चाहता और राष्ट्रीय महासभा को नहीं स्वीकार करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि पास में ही एक ऐसे स्थल पर इकट्ठे हुए जो टेनिस कोर्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता था और यहाँ उनका एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में शपथ ली गई। इसी को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। इस शपथ के अनुसार क्या कहा कि तृतीय एस्टेट जो कि अब राष्ट्रीय महासभा है कि सभी प्रतिनिधियों ने ये क्या प्रतिज्ञा ली कि वे उस समय तक अलग नहीं होंगे जब तक कि राज्य का संविधान स्थापित नहीं हो जाता। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा कदम था जो टेनिस कोर्ट की शपथ माना जाता है कि वो यानी संविधान की बात आ गई है कि वो अब फ्रांस का एक संविधान बनाएंगे और तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि वो फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते। तो ये बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बास्तिल का पतन। हाँ, ये बास्तिल का पतन जिसकी अभी हम बात कर ही रहे थे और बहुत सारे व्यक्ति है वो इसी को यहीं से जैसे एनसीईआरटी में भी 14 जून से ही 14 जुलाई से ये कब हुआ, ये 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ। अब इसकी कहानी आपको बताते हैं कि वह एक्चुअल में ये बास्तिल क्या था। तो वर्साई में तृतीय एस्टेट द्वारा राष्ट्रीय महासभा की घोषणा किए जाने के कारण क्या हुआ, पेरिस के जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित हो गए और पेरिस में इस दौरान खाद्य पदार्थों विशेषकर ब्रेड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे पेरिस के लोग दुखी थे और उन्होंने राष्ट्रीय महासभा के हितों में एक आंतरिक जुड़ाव वो महसूस करने लगे। तो जब एक तरह से हम कहें कि पेरिस की जनता है वो उत्साहित थी कि थर्ड एस्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया, लेकिन साथ ही दुखी थी कि राजा के द्वारा खाद्य पदार्थों विशेषकर ब्रेड की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो एक युवा पत्रकार कामिये देमुले के उत्तेजक भाषण के बाद है पेरिस के अंदर जो भीड़ है इकट्ठी हो रखी थी वो उग्र हो गई और उसने भोजन तथा शस्त्र की दुकानों को लूटना प्रारंभ कर दिया। 14 जुलाई 1789 को भीड़ की एक टुकड़ी ने पेरिस के पूर्व में स्थित बास्तिल के दुर्ग जो एक अब जेल खाना था पर आक्रमण कर दिया और बास्तिल की एक गड्डी एक जेल खाना फ्रांस के बुर्बो राजवंश की निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था। कुछ घंटों के रक्तपात पूर्ण के बाद पेरिस की भीड़ ने बास्तिल की गड्डी पर कब्जा कर लिया। बास्तिल के जेल खाने में बंद 7 कैदियों को छुड़ाकर इस जेल खाने की दीवारों को ध्वस्त कर दिया और बास्तिल के शाही गवर्नर की हत्या कर दी। बास्तिल का यह पतन है वो फ्रांस की क्रांति के मार्ग में जन सामान्य द्वारा उठाया गया पहला उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन था। बास्तिल के पतन को फ्रांस एवं यूरोप में स्वतंत्रता की विजय के नाम से देखा जाता है
और आज फ्रांस के जो निवासी इस बास्तिल के पतन की याद में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जिस तरह से हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही फ्रांसीसी लोग 14 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी बास्तिल की, यानी बास्तिल एक फोर्ट, एक तरह से आप कह सकते हैं एक दुर्ग था, जहाँ वो मतलब एक इन शासकों की निरंकुशता एवं अत्याचार का एक सिंबल था कि जो भी शासकों के खिलाफ होता उनको इस पेरिस में स्थित दुर्ग के अंदर कैद कर दिया जाता था। तो जनता उसको एक घृणा और नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखती थी। इसलिए जब पेरिस की जनता को मौका मिला तो उन्होंने बास्तिल के दुर्ग की ईंट से ईंट बचा दी और सम्मान के प्रतीक के रूप में बहुत सारे लोग इसकी ईंटों को अपने घर पर ले गए ताकि उनकी यादें हमेशा ताज़ा बनी रहे। अब अगला है वर्साई की ओर महिलाओं का पर्याय। ये अक्टूबर 1789 का है। लुई, उसकी पत्नी मेरी एंतवानेट और उनके सहयोगियों ने अभी उक्त परिवर्तनों को हृदय से स्वीकार नहीं किया और वे अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों के दमन का कोई रास्ता तलाश रहे थे। 1 अक्टूबर 1789 को वर्साई में फ्लैंडर्स से वहां आई नई शाही सैनिक टुकड़ी के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस जश्न में शराब के दौर हुए, शाही गीत गाए गए। उधर जश्न हो रहा था और इधर पेरिस की गरीब जनता भूख से बेहाल थी। पेरिस में यह खबर फैल गई कि उक्त कार्यक्रम में रानी मेरी एंतवानेट के कहने पर फ्रांस के नए राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को पैरों से कुचला गया। उक्त घटनाओं के विरोध में 5 अक्टूबर, यानी ये 5 अक्टूबर की घटना है, 5 अक्टूबर को फ्रांस की गरीब महिलाओं का एक जुलूस जो भूख एवं क्रोध से उन्मत्त था, हाथों में लाठियां एवं शस्त्र लिए तथा रोटी रोटी के नारे लगाते हुए पेरिस से वर्साई की ओर 12 मील की यात्रा पर रवाना हुआ। उनके कुछ पीछे पेरिस के क्रांतिकारियों की सैनिक टुकड़ी जो नेशनल गार्ड के नाम से जाने जो वो भी सुरक्षा के रूप में चल रही थी। महिलाओं का यह जुलूस शाम को वर्साई पहुंच गया। वर्साई के गलियों में उन्होंने बहुत शोर शराबा किया। रात भर युद्ध की तैयारियां चलती रही। 6 अक्टूबर की सुबह को उस जुलूस ने वर्साई के प्रवेश द्वार तोड़ दिए, बहुत सारे सुरक्षा सैनिकों को मार दिया, महल पर आक्रमण कर दिया तथा कुछ लोग रानी मेरी एंतवानेट के निजी महल में भी पहुंच गए। रानी भागकर राजा के महल में छिप गई। राजा अपने महल की बालकनी में भीड़ के समक्ष प्रकट हुआ और उसने उनके भोजन की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। लेकिन भीड़ के लोग हैं वो उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। वे राजा और रानी दोनों को पेरिस ले जाने के लिए कटिबद्ध थे। राजा और रानी सहित राज परिवार के 8 सदस्यों को गाड़ी में बिठाकर महिलाओं के जुलूस के रूप में पेरिस के लिए रवाना हुए और उसके साथ बहुत से उग्र क्रांतिकारी अपने भालों की नोक पर वर्साई की सुरक्षा गार्डों के कटे हुए सिर लेकर चल रहे थे। यानी ये बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य था। महिलाएं बहुत खुश थी और नारे लगा रही थी कि अब रोटी देने वाला हमारे बीच में है। तो इस तरह से अक्टूबर 1789 से पेरिस नई सरकार एवं क्रांति का केंद्र बन गया था। अब इसके आगे की बातें वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम फ्रांस की क्रांति को 2-3 चरणों में बांटेंगे और उसके अंदर क्या कुछ हुआ वो आप अगले वीडियो में देखिए। और तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय